एक नारा आप सबने सुना होगा, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। दोस्तों आज जिन 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आने वाला है, चाहे वो कामाख्या हो असम में या फिर कन्याकुमारी हो तमिलनाडु में, इन 5 राज्यों में, चाहे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में सरकार दोस्तों किसी की बने संभावना जताई जा रही है। जैसा कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी, तमिलनाडु के बारे में बताया जा रहा है कि डीएमके सरकार में आएगी, केरल में यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है दोस्तों। लेकिन सरकार भले ही 2 ही राज्यों में बीजेपी की बनती हुई दिख रही है, अगर 2 राज्य नहीं बल्कि एक ही राज्य में बने तब भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिस कारण से जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, कामाख्या से लेकर कन्याकुमारी तक। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अब से कुछ ही देर के बाद आपके सामने मतगणना के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए 3 चरणों में 9 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, उसके सबके 5 राज्यों का जो मतगणना कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। आंकड़े घंटे 1.5 घंटे के अंदर आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आंकड़े क्या आएंगे वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, कुछ घंटों के बाद पता चलेगा। आज किसकी सरकार बनेगी इन 5 राज्यों में, यह कुछ घंटों के बाद पता चलेगा। लेकिन जब आंकड़े आने शुरू होने से पहले एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, वैसे कई संकेत तो एग्जिट पोल ने भी दिया है, लेकिन हमने देखा है कई बार एग्जिट पोल सफल होता है, सच होता है, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है, एग्जैक्ट पोल कभी गलत साबित नहीं हो सकता। एग्जैक्ट पोल क्यों मैं कह रहा हूं, तो एग्जैक्ट पोल तो मैंने नहीं किया है, एग्जैक्ट पोल ने चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन जो जमीनी स्थिति है, जो राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो हम बात देश की करें या फिर इन 5 राज्यों की करें, दोस्तों मैं एक एक राज्य करके आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे इस चुनाव में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अगर कोई होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। अगर हम शुरुआत असम से करें तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि असम में एक ऐसा राज्य है इस चुनाव में, एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर कि सरकार किसकी बनेगी इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो घोर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं, वो भी आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि असम में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार किया है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो उस राज्य में, असम में, जहां लगभग माना जाता है कि 35% आबादी मुसलमानों की है और उस राज्य में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना और जो संभावना जताया जा रहा है कि बीजेपी कैन गेट अराउंड 100 असेंबली सीट्स, लगभग 126 में 100 सीटों पर, मतलब 3/4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार, आपसे बराबर मुलाकात होती है विभिन्न मुद्दों पर। दोस्तों दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अधिकतर सर्वे एजेंसियों ने, जिन्होंने एग्जिट पोल किया, अधिकतर ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावना जताई है। कुछ सर्वे एजेंसियां ऐसी हैं जिसने टीएमसी के पक्ष में भी बताया है। लेकिन एक बात लगातार कहा जा रहा है दोस्तों, रियल फिगर तो कुछ ही घंटों में आने वाला है। अभी हम केवल उन फिगर्स को आने से पहले जो बातें महत्वपूर्ण है वो बात आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों परिणाम कुछ भी आए आज, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सरकार ममता बनर्जी की ही बन जाए, फिर भी आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी कि भारतीय जनता पार्टी नाक में दम कर दिया है ममता बनर्जी को? यह छोटी उपलब्धि है क्या? क्योंकि पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर कि 27-28% और अब माना जाता है कि लगभग मुसलमानों की आबादी 30% है।
तो 30% मुस्लिम आबादी के होते हुए जहां मुकाबला सीधा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, वो 30% जो मुसलमानों का वोट है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है ममता बनर्जी के लिए। और इस वोट बैंक में किसी भी आधार पर, न शिया सुन्नी के आधार पर, न पुरुष महिला के आधार पर, आज लगातार पश्चिम बंगाल के संबंध में दो आधार बराबर जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं देश भर में, जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं तथाकथित, मैं जोड़ रहा हूं दोस्तों, सब बराबर बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में दो फैक्टर है, एक मुसलमान और दूसरा महिला। तो महिला कौन, मुस्लिम महिला या हिंदू महिला? क्या यह सवाल नहीं उठता है? यह सवाल उठता है कि नहीं उठता है? आप महिला को, जो मुस्लिम महिला है, उसे किस कोटे में आप जोड़ते हैं? आप कहां जोड़ते हैं? मुसलमान के खेमे में या फिर महिला के कोटे में? कहां जोड़ते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि चूंकि जहां 30% मुसलमानों की आबादी हो, जहां 30% मुसलमानों की आबादी हो, हिंदू महिलाओं के बारे में यह कहा जा रहा हो कि ये तो 1500 में बिक जाएंगी। मतलब आपने सुना होगा, एक प्रतिष्ठित चैनल पर पत्रकार हैं, प्रतिदिन माहौल मापते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य होगा यदि 1500 रुपये लेकर भी अगर महिलाएं ममता बनर्जी को वोट नहीं दे तो। ममता बनर्जी क्या अपने पिताजी के घर से पैसा लाकर देती है महिलाओं को? नहीं, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। आप एक पॉकेट से निकालकर दूसरे पॉकेट में डाल देते हैं। लेकिन क्या उन महिलाओं को याद नहीं है कि बांग्लादेश में क्या होता है? क्या इन महिलाओं को याद नहीं है कि मुर्शिदाबाद में क्या होता है? क्या इन महिलाओं को याद नहीं है कि मालदा में क्या होता है? क्या इन महिलाओं को याद नहीं है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था? क्या इन महिलाओं को याद नहीं है कि दुर्गापुर में क्या हुआ? रत्ना देवनाथ कौन है, क्या ये महिलाओं को पता नहीं है? रेखा पात्रा कौन है, ये महिलाओं को पता नहीं है? नहीं पता है। क्या संदेश खाली में क्या हुआ था, ये महिलाओं को पता नहीं है? क्या 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी को वोट नहीं देने वाले महिलाओं के साथ क्या हुआ था, क्या इन महिलाओं को पता नहीं है? क्या सब महिलाएं 1500 रुपया जो लक्ष्मी भंडार योजना है, कन्याश्री योजना है, उसी के आधार पर केवल वोट डालेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब सवालों के मद्देनजर जब पश्चिम बंगाल में कटबनी, सिंडिकेट, पार्टीबाजी, टोलाबाजी का लंबा इतिहास रहा है 50 वर्षों का, 15 साल का टीएमसी, फिर 34 साल का सीपीएम, और इन सब से लड़ते हुए आप याद कीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी कांग्रेस में 84 से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करती है, संसदीय राजनीति। वैसे ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के नेता के रूप में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस देश में छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था, उस समय जयप्रकाश नारायण का विरोध करने के लिए जयप्रकाश नारायण के कार के बोनेट पर चढ़कर जयप्रकाश नारायण का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी जानी जाती है। वही ममता बनर्जी 1997 में अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करती है। 97 से लेकर वाम मोर्चा को उखाड़ फेंकने में, तब जब 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन का साथ मिलता है ममता बनर्जी को, तब 97 से लेकर 2011 लग जाता है। मतलब 14-15 साल का संघर्ष टीएमसी बनाकर, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता के रूप में ममता बनर्जी वाम मोर्चे से लड़ती रही। और तब इस टोलाबाजी, पार्टी सिंडिकेट, कटमनी टाइप पॉलिटिक्स से, हिंसा की राजनीति से लड़ती, मरती, झगड़ती, हड्डी तुड़वाती, जिसे टीएमसी के लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी का एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचा है सीपीएम के सरकार के दौरान। ममता बनर्जी, अरे ममता बनर्जी छोड़ दीजिए, सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई पश्चिम बंगाल में। इतिहास में दर्ज है ये चीजें। और जब ममता बनर्जी सत्ता में आती है तो वही सब काम ममता बनर्जी भी करती हैं अपनी सत्ता को बना के रखने के लिए। और इन सब के बावजूद यदि बगैर किसी नंदीग्राम आंदोलन के, बगैर किसी सिंगूर आंदोलन के भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के सामने सत्ता ममता बनर्जी को खोने का भय भी अगर पैदा करने में सफल हुई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटी उपलब्धि है? और 2019 से लेकर 2026 7 साल का संघर्ष है। 2019 से पहले
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन वर्स्ट सिचुएशन इफ बीजेपी डज नॉट कम इनटू द पावर इन वेस्ट बंगाल, इवन दो बीजेपी ओनली बीजेपी इज अ विनर। बीजेपी की यह सफलता छोटी है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तीसरी, चौथी, पांचवी हर शक्ति को नेस्तनाबूद कर दिया। सीपीएम खत्म, कांग्रेस खत्म, आने वाले दिनों में टीएमसी भी खत्म होगी, ये कोई दो मत नहीं है इसमें। इसीलिए बीजेपी के लिए ये पश्चिम बंगाल में भी, और अगर सत्ता में आ गई बीजेपी तो ये यकीन मानिए मित्रों, ये ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। पश्चिम बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए 2029 की चिंता छोड़ दीजिए। दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार आज बना लेती है तो याद रखिए 2034 में भी बीजेपी को दिल्ली से हटाने वाला कोई पैदा नहीं ले पाएगा। और दूसरी स्थिति कल्पना कीजिए, अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो, अगर ममता बनर्जी जीत जाती है, मैं कह रहा हूं बीजेपी अगर नहीं जीती तो इतना तय है ना कि बीजेपी 77 का आंकड़ा पार कर जाएगी। मतलब पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। टीएमसी की सीटें घटेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और उसके बाद अगर ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो यकीन मानिए बीजेपी से ज्यादा खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए है। मोदी को खतरा नहीं है, खतरा राहुल गांधी को है। आप देख लीजिए अभी से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन सब जुटने शुरू हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। आप देख लीजिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है। टीएमसी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करती। आज अखिलेश यादव किसका समर्थन कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी लड़ रही है 293 सीटों पर, ममता बनर्जी भी लड़ रही है 293 सीटों पर। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समर्थन किसका कर रहे हैं, कांग्रेस का या ममता बनर्जी का? मतलब राजनीति में सफलता के लिए साम दाम दंड और भेद की जरूरत होती है दोस्तों। तो मोदी के सामने एक नहीं, एक राहुल गांधी नहीं बल्कि दूसरी ममता बनर्जी भी अगर विकल्प होती है तो विपक्ष का वोट, विपक्ष की ताकत बढ़ती है या जुड़ती है? घटती है ताकत, बटेगी। तो ममता बनर्जी के मजबूत होने का मतलब है राहुल गांधी का कमजोर होना। सच है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी 99% सर्वे एजेंसी और ग्राउंड रियलिटी ये बता रहा है कि पुडुचेरी में फिर से छोटा राज्य है, लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। एन रंगास्वामी दोस्तों बताने की आवश्यकता नहीं है एन रंगास्वामी के बारे में, और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पुडुचेरी का संस्कृति मतलब तमिलनाडु की संस्कृति है दोस्तों। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार सरकार बनना, एनडीए की सरकार बनना, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनना, गेट बन रहा है, गेटवे कहां के लिए? तमिलनाडु के लिए। और तमिलनाडु में भी मान लीजिए कई सर्वे एजेंसियां कर रही हैं एआईएडीएमके गठबंधन मतलब एनडीए भी सरकार में आ सकती है। कुछ अधिकतर ज्यादा संख्या यह है, सर्वे एजेंसियों का मानना है कि डीएमके की सरकार बनेगी, डीएमके गठबंधन की सरकार बनेगी। मैंने एक वीडियो में बताया था दोस्तों कि तमिलनाडु में अगर एआईएडीएमके अगर चुनाव हारती भी है तो इसका सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को मिलना है आने वाले दिनों में। क्योंकि एआईएडीएमके का जो राजनीतिक इतिहास रहा है कि एआईएडीएमके तमिलनाडु में सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट नेशनलिज्म, सॉफ्ट द्रविडियन पॉलिटिक्स की प्रतिनिधि राजनीतिक दल है। मतलब हार्डलाइनर द्रविड़ राजनीति की पोषक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। लेकिन तमिल उपराष्ट्रवाद की पोषक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। लेकिन सामंजस्य बनाकर राजनीति करने वाली पार्टी का नाम है एआईएडीएमके।
चाहे वो दौर एमजी रामचंद्रन का रहा हो, चाहे वो दौर जयललिता का रहा हो, चाहे वो दौर आज पलानीसामी का है। जो डीएमके के विरोधी वोटर्स, जो जिनके लिए हिंदी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसके लिए तमिल उपराष्ट्रवाद, जो डीएमके जिस फॉर्मूला पर राजनीति करने का प्रयास करती है कि नहीं दिल्ली अलग है, तमिलनाडु अलग है, जिस प्रकार की राजनीति का सूत्रपात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है कि दिल्ली यानी बंगाल का दुश्मन, दिल्ली यानी तमिलनाडु का दुश्मन, हिंदी मतलब तमिल का दुश्मन, हिंदुत्व मतलब तमिल संस्कृति का दुश्मन। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव के खिलाफ लगातार अपने स्थापना काल से ही अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राजनीति करती रही है। अब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पास पहली बार इतिहास में ऐसा है दोस्तों कि कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं है, ना एमजी रामचंद्रन ना जयललिता, उसके बाद पलानीसामी या कोई भी अब कोई किसी करिश्मा की उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो इसका विकल्प क्या है? अगर लड़ाई डीएमके के साथ है तो विकल्प कहां है? विकल्प है केवल और केवल नरेंद्र मोदी में, क्योंकि वो करिश्मा जो देखने की आदि तमिलनाडु की जनता है, जो डीएमके एंटी डीएमके वोट बैंक, जो एआईएडीएमके कांग्रेस बीजेपी के साथ थोड़ी बहुत रहती आई है, वो वोटर जाएंगे कहां? अगर एआईएडीएमके कमजोर होने का मतलब उसका लाभ किसको मिलेगा? सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। इसलिए भी मिलेगा दोस्तों क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना मूल स्वभाव तमिलनाडु में बदल लिया है। कांग्रेस जो मानी जाती थी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल तमिलनाडु के संदर्भ में, ठीक है, लेकिन आज कांग्रेस क्या है? आज राहुल गांधी उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में बात करते हैं एमके स्टालिन। मतलब राहुल गांधी का अभिभाषण यही होता है कि तमिल को हिंदी से खतरा है, हिंदुत्व संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से तमिल की द्रविड़ियन, तमिलनाडु की द्रविड़ियन कल्चर को खतरा है। जो बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो नैरेटिव तैयार करती है, वही नैरेटिव तैयार करते हैं राहुल गांधी। तो फिर राहुल गांधी का जो मतलब कांग्रेस का जो पुराना वोट रहा, वो वोट कहां गया, कहां जा रहा है? दोस्तों आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर लगभग 11.5% वोट मिला, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थक जो गैर मुस्लिम, गैर ईसाई वोटर हैं, वो लगातार धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और अब वो प्रक्रिया और तेज होगी। खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि विजय जोसेफ की सरकार बनती है। अगर विजय जोसेफ की सरकार बनती है दोस्तों, तो आपको नहीं लगता कि एआईएडीएमके के साथ साथ डीएमके भी कमजोर होगी? और इन दोनों के कमजोर होने का सर्वाधिक लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी के 5 भी एमएलए आज अगर तमिलनाडु में जीत कर आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के लिए तमिलनाडु के विधानसभा में एमके स्टालिन की तुलना में विजय जोसेफ आसान टारगेट होंगे? कई मामलों में होंगे आसान टारगेट, कई मामलों में। चूंकि जब बीजेपी के सामने एमके स्टालिन होते हैं, बीजेपी के सामने जब लड़ाई पलानीसामी से होनी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति बनती है, जातिगत समीकरण को साधने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसी मुस्लिम प्रतिद्वंदी, किसी ईसाई प्रतिद्वंदी के खिलाफ बीजेपी को कोई जातीय समीकरण साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कितने सहमत हैं बताइएगा? तो विजय जोसेफ के मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तो आने वाले दिनों में जिस राजनीति का आकर्षण ऑलरेडी तमिलनाडु में बढ़ता जा रहा है, हिंदूवादी राजनीति तमिलनाडु में अपने मुकाम के तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। आपको आप देखा होगा आपने, पूरा जो इंडिया अलायंस है, डीएमके, कांग्रेस पार्टी, इन सबों ने जितना हमला पलानीसामी पर नहीं किया होगा, उससे ज्यादा हमला मोदी पर हुआ है, उससे ज्यादा हमला बीजेपी पर हुआ है एआईएडीएमके की तुलना में, सबसे ज्यादा हमला सनातन पर हुआ है, हिंदुत्व पर हुआ है। तो अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? 5वां राज्य है केरल,
दोस्तों केरल में 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में खाता खोला। पहली बार त्रिशूर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वर्तमान में केंद्र में मंत्री सुरेश गोपी चुनाव जीतने में सफल रहे। इससे पहले केवल एक बार 2016 में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में खाता खुला था, जब भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता ओ राजगोपाल नेमोम विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इस बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, एग्जैक्ट परिणाम कुछ ही मिनटों के बाद अब आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो केरल में जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं, सबने इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग मिनिमम जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है दोस्तों, 4-5 सीट का तो आ रहा है ना, 4-5 सीट का। और 5 सीट का आना केरल विधानसभा में, कल्पना कीजिए, जो नाम निकल कर आ रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, जो नाम निकल कर आ रहे हैं वी मुरलीधरन, मैं नाम बता रहा हूं दोस्तों जिनके जीतने की प्रबल संभावना है, वी मुरलीधरन, पीजे कुरियन, दोस्तों पीसी जॉर्ज, राजीव चंद्रशेखर, के सुरेंद्रन, शोभा सुरेंद्रन, ऐसे नाम बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, जीतते हुए दिख रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब ये सभी प्रायः अधिकतर इसमें केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब ये लोग जब केरल की विधानसभा में, तिरुवनंतपुरम में विधानसभा में, सामने कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बगल में बैठा होगा इंडियन मुस्लिम लीग का मंत्री। क्योंकि जो संभावना है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर 1 प्रतिद्वंदी, राजनीतिक दुश्मन की बात मैं कर रहा हूं, वामपंथी, सत्ता से बाहर, बीजेपी की बड़ी सफलता, पहली सफलता कि वामपंथ केरल में, केरल वो पहला राज्य था दोस्तों जहां वामपंथ की सरकार बनी थी, और उसी केरल में वामपंथ समाप्त हो रहा है। बीजेपी की वैसे ही जीत है, क्योंकि आज कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। कई लोग बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब कंप्लीटली कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो गई है। तो नया रूप है कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों केरल में सबसे बड़ी सुविधाजनक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि केरल में कांग्रेस पार्टी के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सरकार में होगी। अभी सीपीआई सीपीएम जो लेफ्ट फ्रंट है, उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत है हिंदू वोट। उनको मुसलमानों का बहुत कम वोट मिलता है, ईसाइयों का बहुत कम वोट मिलता है। ईसाइयों का वोट वहीं मिलता है केवल सीपीआईएम को जहां मुकाबला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से होता है या कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार से होता है, वहीं पर केवल ईसाइयों का वोट सीपीआईएम को मिलता है। तो अगर सीपीआईएम जैसे जैसे मार्जिनलाइज होती जा रही है केरल में, वैसे वैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि तिरुवनंतपुरम में जब 45 वर्षों से जो सीपीएम का राज था, मतलब तिरुवनंतपुरम महानगर पालिका में, नगर निगम में लगातार 45 वर्षों से सीपीएम के मेयर हुआ करते थे। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी उनको उखाड़ नहीं सकी। उखाड़ा किसने? बीजेपी ने। पहली बार कोई भाजपाई तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर बना है। कांग्रेस 45 साल में नहीं उखाड़ पाई। मतलब वामपंथ जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो उस केरल में, जिस केरल के रास्ते ईसाईयत भारत में प्रवेश किया, जिस केरल के रास्ते इस्लाम भारत में प्रवेश किया, जिस केरल के रास्ते कम्युनिस्ट भारत में प्रवेश किया, सरकार में आई, उसी केरल में
भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि आज भले ही सरकार बीजेपी, संभावना तो है कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, लेकिन मान लीजिए अगर इन वर्स्ट केस, जैसा मैंने बताया, असम और पुडुचेरी तो गारंटेड है, कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए यह जीत छोटी नहीं है। सरकार नहीं भी बनेगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल में नहीं बनती है सरकार, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार नहीं बनती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार अप की तरफ है। केंद्रीय राजनीति में दूसरे एंगल से भी देखिए, मुकाबला किससे है केंद्र में? कांग्रेस से। क्या इस विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों मिलाकर अगर विधायकों की संख्या भी आप गिनेंगे दोस्तों, तो कांग्रेस और बीजेपी में किसके विधायक ज्यादा जीत कर आ रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी का मुकाबला किससे है? कांग्रेस से। तो किसके एमएलए ज्यादा जीत कर आ रहे हैं? सरकार छोड़ दीजिए, कहां कहां किसकी बनेगी। कांग्रेस तो एक ही जगह सरकार में आ सकती है केवल, दूसरे जगह तो आने की संभावना नहीं है, केवल केरल में। तो अगर विधायकों की संख्या के मामले में भी देखेंगे दोस्तों, तो इतना तो तय है ना कि बीजेपी के विधायक कांग्रेस के विधायकों की तुलना में कहीं ज्यादा होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार भले ही बीजेपी की नहीं बहुत अच्छे तरीके से पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाए, यह अलग विषय है, लेकिन जीत आज जो है, जो भविष्य की राजनीति है, जो भविष्य का नैरेटिव है, जो भविष्य की चुनौतियां हैं देश के समक्ष, केवल पार्टी के समक्ष नहीं बल्कि देश के समक्ष भी, उसके लिए ये चुनाव, ये परिणाम जो है, जो आज आने वाला है अब से कुछ ही देर के बाद, भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कुछ देर के बाद मुलाकात होगी परिणामों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।